अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बुरान शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक अज़खुद नोटिस समाअत करने वाला बेंच 4 जजेस के अलग होने के बाद से टूट चुका है। आज जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला, मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी, मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। लेकिन चीफ जस्टिस के मुताबिक 5 रुकनी बेंच अब इस अज़खुद नोटिस की समाअत जो है वो जारी रखेगा। मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सवाल उठाया कि क्या सूबाई असम्बलियां जमहूरियत के आईनी उसूल को रोंद कर तोड़ी गई। हमारे सामने आने वाला मामला पहले ही सूबाई आईनी अदालत के सामने मौजूद है। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट आना अभी कबल अज वक्त है। किसी और मामले को देखने से पहले असम्बलियां तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत नागुज़ीर है। सूबाई असम्बलियां तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यह कहना था मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला का, जिसके बाद वो बेंच से अलग हो गए। इसी तरह मिस्टर जस्टिस याया अफरीदी ने नोट में अज़खुद नोटिस लेने पर एतराज उठाते हुए कहा कि गैर मुतल्लिका मामले के ऊपर अज़खुद नोटिस लिया गया। अदालत का जो इख्तियार है उसका यह मतलब नहीं कि एक मामला जो पहले अदालत में ऑलरेडी मौजूद है उस पर अज़खुद नोटिस लिया जाए। मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि 2 सीनियर जज साहबान को शामिल नहीं किया गया। उनका इशारा यकीनी तौर पर उनमें एक जज जो है जस्टिस काजी फायजीसा है और उनके बकौल अवाम के एतमाद के लिए जरूरी है कि उसकी शफाफियत बरकरार रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अभी भी इस केस की समाअत जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन क्या कहता है उसका दारोमदार तशरीह पर है। कल 9:30 बजे समाअत शुरू करके खत्म करने की उसकी कोशिश करेंगे। आज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दलाल देते हुए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं, किसी सूरत भी 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं। 2008 में इंतखाबात की तारीख आगे कर दी गई थी, यानी उसमें ताखीर हुई थी। गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। उनके बकौल हमें मुकद्दस गाय के सिलसिले को रोकना होगा, तमाम जज साहबान के लिए कानून होना चाहिए और नैब को अदलिया पर भी जो है लागू करना चाहिए। अब इस पर क्या इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, यह समाअत अब आगे कैसे जाएगी, क्योंकि एक बड़ा एतराज जो इस वक्त हुकूमत उठा रही है, कुछ सीनियर वकला भी उठा रहे हैं कि अब चूंकि 4 जज साहिबान ने बेंच से खुद को अलहदा कर लिया है तो अब असर नो इस बेंच की तश्कील की जाए। साथ ही आज मरियम नवाज ने एक दफा फिर धुआंधार खिताब किया और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जो नवाज शरीफ हो चुका है जब तक वो अंडू नहीं करेगी अदलिया तो इंतखाबात नहीं हो सकते। उनका जो इशारा था वो पनामा में केस के बाद जो एक फैसला आया था जिसमें नवाज शरीफ को उनके बकौल जो लिखा गया था कि जी सिसिलियन माफिया से उनका ताल्लुक है, गॉडफादर उनको कहा गया, तो उन्होंने कहा जब तक ये चीजें अंडू नहीं होंगी इंतखाबात नहीं होंगे। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक जज भी है, सीनियर लॉयर हैं शखावर साहब, जबकि शुएब शाहीन साहब सीनियर लॉयर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शखावर साहब आपसे गुफ्तगू, शुएब शाहीन साहब ये बताइएगा कि अब चूंकि ये जो एतराज है कि 4 जज साहिबान जो है वो बेंच से उन्होंने खुद को अलहदा कर लिया है, तो इस बेंच की असर नो तश्कील की जाए। अब इस मामले में आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है या ये समाअत, चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा है कि समाअत अब 5 रुकनी बेंच जारी रखेगा, हो क्या सकता है इसमें? क्या ये बेंच अब टूट चुका है और दूसरा बेंच बनने की कोई इम्कानात हैं? देखिए, 4 जजेस की अलहदगी के बाद ये नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब ये नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, यानी 5 मेंबर बेंच इस केस को सुनेगा। बिल्कुल बेंच टूटा है क्योंकि 4 जजेस ने रिक्यूज कर दिया है, माजरत कर ली है इस केस की प्रोसीडिंग से, तो इसलिए अब ये नया बेंच है और नया बेंच करने का आर्डर भी कर दिया है जो पढ़ के सुनाया आज जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, और इसलिए उन्होंने कहा है कि अब के बाद आज से प्रोसीडिंग शुरू होंगी और कल इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और फैसला सुनाएंगे। देखिए, इसमें कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है। ओनली इशू, आइन बताता है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। ओनली इशू है कि अथॉरिटी कौन है जिसने आर्डर पास करना है, डेट देनी है इलेक्शन की। बाकी तो सारा काम एग्जीक्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइज करना है, इलेक्शन कंडक्ट कराना है, बाकी सारा शेड्यूल देना है, नॉमिनेशन फॉर्म है, सारा का सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। लेकिन शुएब शाहीन साहब एक जो बड़ा एतराज जी, एक जो बड़ा एतराज उसमें आज आपने वो एक नोट भी देख लिया होगा जज साहिबा के कि 2 जो सीनियर जज साहिबान थे उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया और जो भी आईनी कानूनी मामलात हैं उसमें एटलीस्ट काजी फायजीसा साहब जो कि चीफ जस्टिस बनने वाले हैं चंद महीने के बाद,
ये कितना वैलिड एतराज है कि उनको शामिल करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये आज तक जो आईन और कानून के तहत और सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत जो पावर है, सवाबदीदी अख्तियार है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं कि वो किसको बेंच में बिठाना है, किसको नहीं बिठाना, और हमेशा से यही प्रैक्टिस रही है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सीनियर मोस्ट जज को बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, तो दैट इज द डिस्क्रिप्शन और सवाबदीदी अख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। ये अलग बात है कि हम बार काउंसिल और बार एसोसिएशन मुतालबा करते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंड की जाए ताकि ये सवाबदीदी अख्तियार के लिए कोई रूल्स बनाए जाएं ताकि सीनियर मोस्ट लोगों को पे मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। लेकिन आज तक वो रूल्स अमेंड नहीं हुए, और अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ के कोई रूल्स अमेंड नहीं करते तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गैर आईनी है। ये सवाबदीदी अख्तियार है और इसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं है। और दूसरी बात, जो मंसूर अली शाह साहब के एक ओपिनियन थी, ये जस्ट सिर्फ उनकी ओपिनियन थी, ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ये उनकी एक प्रपोजल थी, जो प्रपोजल चीफ जस्टिस साहब के पास गई और चीफ जस्टिस साहब ने अपनी वो जो सवाबदीदी अख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए 5 रुकनी बेंच बना दिया। और अब ये 5 रुकनी बेंच अब सिर्फ इस एक बात पे डिस्कस कर रहा है कि क्या ये तारीख देने का अख्तियार गवर्नर का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन ये उन्होंने कह दिया है कि 90 डेज का मतलब 90 डेज है और आइन के ताबे हैं तमाम इदारे। जब 90 दिन का कह दिया है आइन ने तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। ये अलग बात है, अटॉर्नी जनरल रीजन लेकर आए हैं कि अब चूंकि शेड्यूल सेक्शन 57(2) के तहत जब देंगे तो उनके मुताबिक 52 डेज बनते हैं, जो कि 25 अप्रैल तक होना चाहिए, या 2 मई तक आप इसको एक्सटेंड कर लें। यानी उनकी रीजंस ये आई हैं कि माजी में भी ऐसा रहा है, लेकिन अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि क्या वो इस 90 दिन को 90 दिन ही रखना चाहते हैं, जो कि 13 तारीख बनेगी, या वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की रीजंस को एक्सेप्ट करेंगे, जो कि बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आइन के अंदर तब्दीली का अख्तियार तो किसी अथॉरिटी, किसी कोर्ट और किसी को नहीं है। जब 90 दिन का कह दिया गया है तो 90 दिन का मतलब है 90 दिन। ये आइन का तकाजा है, ये आइन की मंशा है, उसमें किसी को तरमीम का, अच्छा, ये शोएब शाहीन साहब, मुझे ये बताइएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो तारीख तो नहीं दे सकती? देखिए, उन्होंने तो आइन की तशरीह करनी है, ये तय करना है कि क्या ये इख्तियार जो है वो गवर्नर्स का है, क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि वो तारीख दे, ये तय करना है। तारीख देना तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है ना। देखिए, माजी में जो कासिम सूरी वाली रूलिंग के खिलाफ फैसला आया था तो बाकायदा तारीख दे के पार्लियामान को भेजा गया था कि पार्लियामान में जाएं, सारे आर्डर सेटिसाइड और फुला तारीख को ये इजलास होगा और उसके मुताबिक ये जन भी नहीं होगा, प्रोरोग भी नहीं होगा, और इसका फैसला आएगा अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट बाज़ औक़ात अपनी पावर्स ये एक्सरसाइज जरूर करती है, लेकिन अगर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो प्रेसिडेंट का आर्डर है वो दुरुस्त है, तो फिर तो जो तारीख ऑलरेडी तयशुदा है वो उसी के ऊपर रहेगी। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि किस दूसरे केस में जो KPK वाला मैटर है, गवर्नर ने डेट देनी है, तो उनको वो डायरेक्शन दे सकते हैं या इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर डेट दे और 90 डेज से ज्यादा आगे ना लेके जाएं। तो वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं और खुद भी तारीख दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा शोएब शाहीन साहब, असद रहीम ने भी हमें ज्वाइन किया है, मारूफ लॉयर हैं, कॉलमिस्ट। आज जो समाअत हुई उसमें 4 जज साहबान ने तो खुद को बेंच से अलग कर लिया। अब ये जो नया बेंच तश्कील हो चुका है उसमें 5 जज साहबान शामिल हैं, लेकिन बड़ा एतराज ये है कि चूंकि 4 जज साहबान ने और 2 ने तो जो नोट लिखे वो भी आपकी नजर से गुजर चुके होंगे आज के तहरीरी ऑर्डर में, क्या ये एतराज, इसमें वेटेज कितनी है? ये वैलिड है कि अब चूंकि बेंच तकरीबन टूट चुका था तो बेहतर यही है कि फुल कोर्ट बना दिया जाए ताकि फैसला जो है जिसको ऑलरेडी हुकूमत मुतनाजा कह रही है वो मुतनाजा ना बन पाए? जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब। जो एडिशनल नोट्स थे 4 जज साहबान के, वो बगैर किसी शक के काबिल तवज्जो थे, लेकिन 2 नुकात हमें याद रखने चाहिए। पहला कि जो सवाल था वो तो पेचीदा नहीं था, वो सिर्फ ये है कि वो कौन सा रियासती ओहदेदार है जो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है। सवाल ये नहीं था कि सूबाई असेंबलियों की तहलील जो हुई वो दुरुस्त थी, कानूनी थी, कैसे थी जी। लेकिन वो उसको भी ऑर्डर में आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि किसी अप्रोप्रिएट स्टेज पे उस सवाल का जवाब दिया जा सकता है जी। जहां तक बेंच की तश्कील की बात है, आप ठीक कह रहे हैं सर। आइडियल सिचुएशन यही होती कि आप 11 सबसे सीनियर तरीन जज साहबान को शामिल कर देते ताकि जो ये कंट्रोवर्सी होती ये भी खत्म ही हो जाती। लेकिन जो 4 जज साहबान हैं उन्होंने आज खुद इख्तिलाफ किया है सुओ मोटो के हवाले से,
तो उन्होंने तो वॉलंटरली एक तरह से अपने आप को रिक्यूज किया, लेकिन तब भी आपने देखा कि उनमें से 2 जज साहिबान इस बेंच में भी शामिल हैं और कानूनी मौक़िफ़ तो वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत। उनकी सवाबदीद होती है वो किस तरह के बेंच को तश्कील देना चाहते हैं। तो इन तमाम जावियों को शायद सामने रखना चाहिए। ठीक, शोएब शाहीन साहब मुझे बताइएगा कि एक्सपेक्टेड क्या है, कब तक, मतलब एक्सपेक्टेड तो यही है कि इसी हफ्ते में फैसला आ जाएगा। कल आपने भी दलाइल देने हैं और जुबैरी साहब ने भी देने। कल तो मुश्किल है, परसों तक क्या आप समझते हैं कि अदालत किसी नतीजे तक पहुंच पाएगी? देखिए, कोर्ट ने तो कहा है कि हम कल ही फैसला कर देंगे और इस बात का इम्कान होना चाहिए कि कल ही शायद फैसला हो। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आर्गूमेंट्स होने हैं और उसी के साथ फिर पीडीएम की तरफ से भी आर्गूमेंट्स होने हैं और मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के आर्गूमेंट्स होने हैं। कल का दिन मेरा ख्याल है फुल डे आर्गूमेंट्स के बाद फैसला आने की तवक्को है। मैं होपफुल हूं कि कल फैसला आ जाएगा और बहरहाल एक बात तो उम्मीद हो चली है कि इलेक्शंस बहरहाल होने हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का जब मौक़िफ़ सामने आया है वो अब कुछ ज्यादा तवालत की इस्तदा नहीं कर रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें वो 52 डेज टाइम जो है वो आज से शुरू किया जाए, यानी कल से शुरू किया जाए। तो उस हिसाब से या 24 अप्रैल बनता है या 2 मई तक आप हमें ले जाने दें। तो फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग एन इलेक्शन दोनों सूबाई असम्बलियों का अब अनकरीब नजर आ रहा है। बाकी कुछ नहीं कह सकते कि क्या आगे मौक़िफ़ आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के को भी नोटिस है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके वकील भी पेश होगा। तो बहरहाल कल तवक्को है कि कल फैसला आ जाए या कल आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएं। मैक्सिमम परसों तक भी ये जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। ठीक है, असद रहीम ये बताएगा कि बिल फर्ज अगर ये फैसला मुअज़्ज़ज़ अदालत कर देती है कि जी डेट देना, इलेक्शन करवाना, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन रिलाई करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे, बाकी मिनिस्ट्रीज पे कि उनको रिसोर्सेज दिए जाएं, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ये पूरा सारा। और ऑलरेडी 2-3 मिनिस्ट्रीज के बयानात जो हैं, आईजी पंजाब के बयानात, ये भी रिकॉर्ड पर हैं कि वो इस वक्त इस पोजीशन में है नहीं। ऐसे में फिर क्या हो सकता है? क्या मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है अटॉर्नी जनरल से पहले ही इंश्योरेंसेज ले सकती है फैसला सुनाने से पहले? अगर इंश्योरेंसेज ना लिए जाएं और गवर्नमेंट फिर भी रिसोर्सेज और सिक्योरिटी ना प्रोवाइड कर पाए, तो क्या ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा फिर? जी, जो आईनी रिक्वायरमेंट है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। आप आर्टिकल 224 पढ़ लें, 105 और 112। 90 दिन में ही इंतखाबात कराने होंगे और हर हाल में कराने होंगे। जो कानूनी और माली वजूहात इस तरह दिए जा रहे हैं, माजी में भी दिए गए थे, लेकिन हमने तब भी देखा था कि जब आपका पूरा निज़ाम पार्लिमानी या जमहूरी बेसिस पे होता है तो उसमें इंतखाबात का रेगुलर इंटरवल पे होना बहुत जरूरी है। अगर अदालत, और क्योंकि ये सब जुडिस प्रोसीडिंग्स हैं तो ज्यादा नहीं करनी चाहिए नताइज के हवाले से, लेकिन जो आइन है उसे मेरे ख्याल से इनहराफ करने वाली बात होगी अगर इस तरह के वजूहात को सामने रखते हुए आप फैसला करें। नजरिया जरूरत आपके सामने है, जस्टिस मुनीर साहब की जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेवोल्यूशन थी वो भी आपके सामने है। ये कहना कि जी लॉ एंड ऑर्डर का इशू है या फाइनेंसेस का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर में तो आपको याद है आदिल साहब, आपका तवील साहब तजर्बा है कि 2013 में अवामी नेशनल पार्टी ने किस दुश्वारी से और किस दुश्वारी का सामना किया था। इंतखाबात तब भी हुए थे और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल आज से बहुत ज्यादा बदतर था। जहाँ तक माली कंसिडरेशन की बात है तो अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज्यादा गहराई में नहीं गई कि कौन सी माली पाबंदियां हैं या कौन सा वसाइल की तंगी है, क्योंकि वही इलेक्शन कमीशन फिर कहती है कि 2-3 माह बाद ही आम इंतखाबात करने को वो बिल्कुल तैयार हैं। तो वो कौन सी इतनी आपको जरूरत पड़ गई? ये 3-4 माह की ही मुद्दत है जिधर आपके जो माली वसाइल हैं वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए। इसलिए मुझे लगता है ये इस तरह की वजूहात ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है और उम्मीद हम सब करते हैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, और हम सब इस जमहूरी निज़ाम में शामिल हैं, कि इस नहज तक बात ना आ जाए और अदालत का जो ऑर्डर है वो सिंपल हो, क्योंकि जो सवाल है वो काफी सिंपल है। काफी सिंपल है। असद रहीम साहब, शोएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीव, एक ब्रेक का, जिसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर से, जमान पार्क से बनी गाला जो है
उनको अब पहुंचना है, क्योंकि इस हफ्ते में, बल्कि कल उन्होंने इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होना है। 2-3 और केसेस हैं इस हफ्ते में उनको पेश होना है। क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? ये खदशात हैं। अगर वो गिरफ्तार हो गए तो फिर पार्टी का क्या बनेगा? क्योंकि जेल भरो तहरीक में असद उमर और शाह महमूद, 2 सीनियर तरीन जो रहनुमा है, वो तो जेल चले गए हैं। पार्टी कौन संभालेगा? परवेज इलाही साहब सदर बन चुके हैं, क्या परवेज इलाही साहब संभालेंगे? तफसीली गुफ्तगू करेंगे साबिक गवर्नर सिंध और पीटीआई के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल। हमें ब्रेक। वेलकम बैक। आजीज, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में इमरान खान का इक़दाम कत्ल और तोशा खाना केस जुडिशल कमीशन मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, लेकिन उनकी अबूरी जमानत में 1 रोज़ की तोसी कर दी गई। हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करते हुए बाबर अमान ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि कल यानी मंगल के रोज इमरान खान अदालत में पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने 28 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में भी पेश होने का फैसला किया है, यानी इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद अब मुंतकिल होने वाले हैं। 22 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी की उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और अब 28 फरवरी को जाती हैसियत में इमरान खान को पेश होने के अहकाम जारी किए गए हैं। 25 फरवरी हफ्ते के रोज इमरान खान साहब को बैंकिंग कोर्ट में हाजिर होने के समन भी जारी हो चुके हैं। FIA की जानिब से कोर्ट में मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त जो है वो दायर हो चुकी है। मेडिकल बोर्ड इस्लामाबाद के पिम्स या पोली क्लिनिक अस्पताल में बनाने की इस्तदा इसमें की गई है और इमरान खान की कानूनी मुश्किलात में यकीनी तौर पर ज़ाहिरी बात है इजाफा हो रहा है। जेल भरो तहरीक की नाकामी का जिम्मेदार जो है वो कौन है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मौजूद है। इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान की 3 पेशियां इस हफ्ते में, कल भी वो पेश हो रहे हैं, उनकी कानूनी मुश्किलात बढ़ रही हैं और ये खदशात भी है कि उनको अरेस्ट किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या तहरीक इंसाफ उसके लिए तैयार है? क्योंकि आपकी सेकंड टियर लीडरशिप शाह महमूद, असद उमर, वो जेलों में है, 30 दिन के लिए नजरबंद हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है इस वक्त? देखें, बात यह है कि नंबर 1 तो खान साहब को अरेस्ट करना आसान काम नहीं है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान के पीछे खड़ा है और अगर उन्होंने इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान बाहर सड़कों पर होगा। हमारे फर्स्ट ईयर खान साहब, सेकंड ईयर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और दीगर हमारे दोस्त परवेज खटक और लोग मौजूद हैं। वो अगर उनको भी अरेस्ट करते हैं, शाह महमूद और उनको तो किया हुआ है, तो 3rd ईयर टेक ओवर करेगी। पार्टी तो चलेगी खान के विजन के मुताबिक। इमरान खान ने जो विजन दिया है, वो जेल भरो तहरीक हो, वो इलेक्शन की डेट लेने के लिए एहतजाजी सूरत हो, सारी चीज़ हो, वो चलेगा। और आप ये देखिएगा कि इसमें बहुत तेज़ी आ जाएगी अगर इन्होंने इमरान खान पर हाथ डाला। लेकिन मेरी अपनी सियासी सोच ये कहती है कि इमरान खान को अरेस्ट करेंगे। चले वो तो, लेकिन आप लोग खदशात का इजहार भी कर रहे हैं। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, जेल भरो तहरीक के बारे में आपके अपने लोग ये कह रहे हैं कि वो एक फ्लॉप स्ट्रेटेजी थी। ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया था, पुख्तूनख्वा से किसी लीडर ने गिरफ्तारी नहीं दी, मजा का खेज वीडियो आ रही हैं, वो पुलिस वैन पर चढ़ते हैं, सेल्फियां लेके पतली गली से भाग जाते हैं। फिर शाह महमूद, असद उमर, जुल्फी बुखारी ने गिरफ्तारी दी, उसके अलावा किसी ने नहीं दी। तासुर यह गया कि आपकी पार्टी को उल्टा नुकसान हुआ, यानी गिरफ्तारियों ना देने से वो इम्पैक्ट बना कि जेल भरो तहरीक जो थी वो गलती थी। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है। जेल भरो तहरीक में तमाम लोग गिरफ्तारियां देना चाहते हैं। पुलिस ने इनकारी हुई कि PK में गिरफ्तारी लेने से किसी को भी गिरफ्तार उन्होंने नहीं किया। जुल्फी बुखारी के साथ भी ये और अल्लामा साहब के साथ भी ये खेल चलता रहा कि यहाँ से पकड़ो वहाँ उतार दें, वो फिर पहुँच जाएँ, तो फिर वहाँ से पकड़ें वहाँ उतार दें, वो फिर पहुँच जाएँ, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने गिरफ्तार किया। तो मैं नहीं समझता कि जेल भरो तहरीक में कोई दिक्कत है या हमें कोई रिग्रेट है या तहरीक इंसाफ में लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के दिल में खौफ हो, आई डोंट नो। लेकिन मेरे पास तो जो इस वक्त इतलात हैं, जो हम कराची में हैं, मैं आज भी एक इंसाफ हाउस बैठा हुआ था तहरीक इंसाफ के ऑफिस में, तो वहाँ पे भी जो हमारे MPAs और MNAs और पार्टी के जो अहदेदार थे, वो आके इस बात पे झगड़ा बाकायदा चल रहा था कि जी जो पहले 5 जाएंगे उसमें आप पहले मेरा नाम लिखें। मैं आपको नाम दे सकता हूँ उन लोगों का कि जो इस पर जिद कर रहे हैं कि जी हमने पहले जाना है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि कोई चीज़ ऐसी है कि जिसमें कोई खौफ का आंसर हो या कुछ। ये खौफ ही का तो था
जो जेल जाने का खौफ था या अरेस्ट होने का खौफ जो पैदा कर रहे थे, उसी को तोड़ने के लिए शुरू की गई है। नहीं इमरान इस्माइल साहब, जो गिरफ्तार हो चुके हैं खौफ तो शायद उनको भी ना हो, लेकिन देखिए शाह महमूद साहब के बेटे कोर्ट पहुंच गए कि उन्हें जमानत दी जाए और जज साहब ने अज़राए मजाक उन्हें कहा कि जी अगर आपकी मुलाकात नहीं हुई तो आप भी गिरफ्तारी दे दें, जाके उनसे मिल लें। असद उमर साहब की अहलिया ने दरख्वास्त दे दी है। आजम स्वाति कह रहे हैं मुझे क्यों गिरफ्तार किया, पुलिस स्पीकर लाउड स्पीकर्स पर ऐलान करती फिर रही है आपके कायदीन के घरों के बाहर, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं दे रहा। जो सोशल मीडिया पे ये वीडियोस वगैरह चल रही है उससे नुकसान पहुंचा है पीटीआई को। देखिए आपने जो बात की ना, ये पुलिस की सारी ड्रामेबाजियां थी। अच्छा, वो परवेज खटक के घर पहुंचे हैं, वहां लाउड स्पीकर पे अनाउंस करें बाहर आ जाए गिरफ्तार करने के लिए, और परवेज खटक रोड पे खड़े हैं कि जी मुझे गिरफ्तार कर लो। वो वहां से उनको गिरफ्तारी छोड़ के घर पहुंच गए। उनकी ड्रामे, ये सारी पीडीएम की ड्रामेबाजियां हैं। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी सच को झूठ और झूठ को सच आप दिखा सकते हैं, लेकिन आप अपने टीवी कैमरों के हिसाब से देख लें कि जिस वक्त पुलिस परवेज खटक के घर पर गई थी उस वक्त वो एक प्रोसेशन लीड कर रहे थे जेल भरो तहरीक का, और उसके बाद वो इधर जाए उधर चले जाए। पुलिस वालों आंख मचोली खेल रहे हैं। पुलिस को भी ये पता है कि ये गिरफ्तारियां जो ये करने जा रहे हैं ये इनको उल्टी पड़ सकती हैं, अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल इनके ऊपर आ सकता है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी तहरीक बड़ी कामयाब है और ये कामयाबी से ही आगे बढ़ रही है, इसमें कोई बात मुझे नहीं कामयाबी से आगे बढ़ती। इमरान इस्माइल साहब तो दो साबिक वज़ीर आला महमूद खान, उस्मान बुज़दार, तो केपी पंजाब में गवर्नमेंट उन्होंने की है, उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए, दोनों गायब है। आज मरियम नवाज ने भी कहा कि जी गिरफ्तारी देने का जब वक्त आता है तो कारकुनान को साइड पे कर दें, हमने खुद बाप बेटी ने गिरफ्तारी दी। तो अब आप देखें ना, कारकुनान आगे आगे हैं, लीडरान कहीं नजर नहीं आ रहे आपके। 50 रुपए के बॉन्ड पेपर पे इलाज कराने के लिए लंदन जाने वाला शख्स आज तक लंदन में बैठा हुआ, अपनी हुकूमत में पाकिस्तान नहीं आ रहा। उनकी पार्टी के टुकड़े हो रहे हैं, तितर बितर हो रही है, कौन आ रहा है पाकिस्तान, कौन गिरफ्तारी दे रहा है? ये छोड़ेंगे ये बातें, ये बुजदिल लोग हैं, इन्होंने किधर जाना है जेल? ये तो किसी और मजबूरी में आए थे, उनको किधर किसको छोड़ के आए थे ये मुझे बताएं जरा। ये तो अपनी वालदा के, इनका जब इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे तक में तो आए नहीं वो, तो उसको छोड़ें उन चीज़ों को कि वो जितना घबराते हैं गिरफ्तारी से उतना आपको पाकिस्तान में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ये गिरफ्तारी का अमल जो है ये एक सियासी गिरफ्तारी है। इनकी गिरफ्तारियाँ वो गिरफ्तारियाँ थी जो करप्शन के ऊपर गिरफ्तार हो रहे थे। ये सियासी गिरफ्तारियाँ हैं। ये सियासी गिरफ्तारियाँ किसी भी सियासी शख्स के सर का ताज हुआ करती हैं, करप्शन की गिरफ्तारियाँ ताज नहीं होती सर का। अच्छा, मुझे अगर पीटीआई आइंदा 5 सालों के लिए गवर्नमेंट में नहीं आती तो क्या पार्टी में इस वक्त सोच क्या चल रही है? देखिए 75 सालों में जिस पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली उसके ताल्लुकात ठीक नहीं हुए, रिजल्ट आपके सामने होता है, तो अब आपके भी मामला ठीक नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आप दोबारा से हुकूमत में आ सकते हैं अगले इलेक्शन के बाद? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि एक ये इम्प्रेशन है, मिथ है कि जिसको इस्टेब्लिशमेंट चाहे वो पावर में आए और जिसको ना चाहे वो ना आए। आज आप मुझे देख लें, अगर आपका फार्मूला मैं पूरा एज इट इज़ पिक कर लूँ कि जी इस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ है, सिस्टम भी खिलाफ है, फलां भी खिलाफ है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जाफराबाद में इलेक्शन कैसे जीत गई? कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी बड़ी डिफीट दी जबकि सारी मुखालफत चल रही थी? ताकत असल है अवाम की। इक़्तिदार में किसको आना है, किसको इलेक्शन जीत के असम्बली में जाना है, किसने असम्बली में नहीं जाना है, इसका फैसला अवाम करती है और अवाम ने अपना फैसला दिया हुआ है। अब पीडीएम को प्रॉब्लम ये पड़ी हुई है कि इस वक्त जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि इस उम्मीद पे जिंदा है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इमरान खान को लोग पसंद नहीं करेंगे और इमरान खान की जो हाइप है वो गिर जाएगी और फिर हम इलेक्शन कराएंगे। उसके लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें, कभी तोशा खाना, कभी बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात। हालांकि वो एक घरेलू खातून है, वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो अपने काम में वो अल्लाह के नाम पे वो अपना लगी रहती हैं। उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है। वो कभी कुछ इमरान खान को बुलाते हैं, लेकिन नथिंग स्टिक्स ऑन इमरान खान, क्योंकि अवाम फैसला कर बैठी है कि इमरान खान ही वो शख्स है जो इनको इन सारी चीज़ों में निजात दिला सकता है। ये अब स्टेट के हथकंडे इस्तेमाल करें, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करें, इसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो, उसको उल्टा टांग दो, उसकी रिपोर्ट बना दो, उसको ये कर दो, ये सब डराने धमकाने के लिए। और इनसे डर निकलने का एक ही तरीका है कि क्या करेंगे, रिपोर्टें बना के जेल डालेंगे ना, तो हम जेल चले जाते हैं। इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कुछ नहीं होता। इलेक्शन मैं तो देख रहा हूँ अराउंड द कॉर्नर। ये सुप्रीम कोर्ट की डेट इंशाल्लाह कल परसों में आ जाएगी इलेक्शन की, और फिर आप देख लीजिएगा कि जो नतीजा आते हैं, नताइज आते हैं इंतखाबात के, वो सामने होंगे। चले, इमरान इस्माइल साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, बहुत शुक्रिया। लेकिन
इस्लामाबाद की खबर तो ये है कि मुश्किल है कि इलेक्शंस हों और इमरान खान साहब की जो कबूलियत है, मकबूलियत नहीं, कबूलियत जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई और सूद की शरह में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान के माशी मसाइल में शिद्दत भी हम देख रहे हैं। अभी तक IMF की डील मुकम्मल नहीं हो पाई, वो ट्रांच हमें मिली नहीं। महंगाई आसमानों से बात कर रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता 5 माह में पहली दफा महंगाई की शरह जो है वो हफ्तावार शरह 40% से बढ़ चुकी है और अब ये शरह 41.34% तक पहुंच चुकी है। महंगाई की शरह में इजाफा अशिया जरूरी की कीमतों के में इजाफे की वजह से हुआ। गुज़श्ता हफ्ते 33 जो अशिया हैं उनकी शरह में इजाफा महंगाई की शरह में और 6 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई की बुनियादी वजह IMF की कड़ी शराइत को बताया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी IMF की वजह से किया गया। फरवरी में वफाकी वजीर खजाना ने 16 फरवरी को मिनी बजट पेश किया, जिसमें जनरल सेल्स टैक्स को 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया और साथ ही लग्जरी आइटम्स पर GST जो है वो 25% कर दी गई। स्टेट बैंक की जानिब से अब एक मरतबा फिर शरह सूद में इजाफे का इंदिया भी दे दिया गया है और शरह सूद जो है वो 200 बेसिस पॉइंट यानी 2% से बढ़कर अब 19% जो है वो हो जाएगी। इससे पहले आपको याद दिलाते चलें कि 1996 में 19.5% तक शरह सूद ऊपर चली गई थी। अगर हमसाया ममालिक में देखा जाए तो पाकिस्तान में शरह सूद का तनासुब सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में 19% हो जाएगी, इंडिया में 6.2% है, बांग्लादेश में 6.3% है, श्रीलंका में 14.5% है। शरह सूद में इजाफे का मतलब यह होगा कि जो डोमेस्टिक बोरोइंग है उस पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा सूद अदा करेगी। यह मामला किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत ट्रैक पर क्यों नहीं आ रही, इसकी वजह क्या है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मारूफ कॉलमिस्ट हैं यूसुफ नजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ नजर साहब, एक तो अभी तक IMF से बताया गया कि सारे हमने सख्त फैसले कर लिए, लेकिन अभी तक हमें ट्रांच मिली नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अब शरह सूद भी 2% इजाफा कर लिया तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिन लोगों ने कर्जे लिए हुए बैंक से उनका तो सत्यानाश हो जाएगा। दूसरा, हम जो डोमेस्टिक हम बोरिंग जो की हुई है गवर्नमेंट ने, उस पर डेब्ट सर्विसिंग जो है वो आसमान को छू जाएगी। क्या इस शरह सूद के बगैर और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास? देखिए, इस वक्त पहली बात तो ये कि IMF से जो है ट्रांच मिलने की तो खैर बात की बात है, अभी तक एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। उसके बाद भी कई मरहले होते हैं, फिर जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाता है वो अप्रूवल करते हैं और फिर जो है पैसे आते हैं। तो फिलहाल जो है ये बताते खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कब तक जो है एग्रीमेंट होगा, कब तक IMF जो है हमें पैसे देगी। और यकीनन उसकी बिना पर जो है काफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। फिर आपने जैसा कि कहा महंगाई बढ़ रही है और फिर यकीनन जो है जो शरह सूद में इजाफा हुआ उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो गवर्नमेंट के डेफिसिट पे पड़ता है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो पूरा सिस्टम है उसमें हुकूमत जो है वो सबसे बड़ी जो है वो बोरोवर है। तो इस वक्त तो यकीनन मुझे मतलब अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे कोई नज़र नहीं आता रास्ता कि हमारी मुश्किलात में कुछ कमी होगी। महंगाई भी बढ़ेगी, जो ओवरऑल जो आपने सिचुएशन बताई, जो ओवरऑल जो महंगाई है 27%, जो ज़रूरी अशियात हैं वो जो 40% से भी ऊपर पहुंच गई है, वो 50% तक भी जा सकती है। जो दूसरी जो है जर्नल जिसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं उसका लेवल भी 35% तक जा सकता है। तो इस सूरत हाल में हमने तो जो देर की वो देखी। इस वक्त भी असल में हमारे पास ना सिर्फ ये कि हमारी जो नेगोशिएशन पोजीशन है IMF से वो बहुत वीक रही है, एक और भी मसला है वो है कॉम्पिटेंस का। हमको कुछ उनको अब नहीं, काफ़ी महीनों पहले हमें कुछ अपनी तरफ से प्लान देना चाहिए था। हम जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो IMF के प्रेशर में कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म ने जिन ऑस्टेरिटी का मेजर्स का ऐलान किया, अव्वल तो वो नाकाफ़ी हैं, दूसरी बात ये कि अब क्यों कर रहे हैं, ये बात तो उनको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी खुद कि हम अपने अखराजात में कमी करना चाहते हैं। तो कम अज़ कम इस बात से उन्होंने ये इतराफ़ तो किया कि हुकूमत के जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं
और उनमें कमी की जा सकती है। अगर ये कमी वो पहले करते तो हमारी इस वक्त ये नौबत ना आती जो हमारा मालियाती खसारा है, और अब इतना ज़्यादा हो गया है कि IMF तो ये इंसिस्ट करेगी कि आप इसको कम करें। अब ये बहस कम करें। अच्छा, दूसरा यूसुफ नजर साहब ये बताइएगा, हमने IMF की सरबराह की एक वीडियो देखा, एक वो सवाल का जवाब दे रही थी और उसका लुबे लुबाब ये कि वी आर नॉट टैक्सिंग द रिच। अब हमें तो ये बताया गया था कि जी IMF ने जो मुश्किल फैसले हमें बताए थे वो हमने कर दिए हैं, वो मुतमईन होकर चले गए हैं, लेकिन वो मुतमईन अभी भी नहीं लग रहे। आर वी नॉट टैक्सिंग द रिच? खुसूसी तौर पर मतलब दो इंडस्ट्री, ये जो एक टोबैको इंडस्ट्री है और फिर रियल एस्टेट है, वो अभी भी हम उस तरह से उसको टैप इन नहीं कर पा रहे। तो क्या एम आई राइट इन सेइंग कि यार टैप इन नहीं कर पा रहे, और IMF की जो सरबराह का ये कहना है कि वी आर नॉट टैक्सिंग द रिच, इसमें कितने वेटेज है? देखिए, ये मसला कोई नया नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है वो इसलिए ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है कि हम बहुत अरसे से IMF से खेलते रहे हैं। ये हम जो खेल है हमने दूसरे अपने जो दोस्त ममालिक है उनके साथ भी किया है। वो ये है कि हम वादे करते हैं, उनको पूरा नहीं करते। तो अब इसीलिए जो है वो ये इस बात पे साफ साफ कह रहे हैं, और ये बड़ा अनयूजुअल बात है कि IMF के सरबराह को एक पब्लिक स्टेटमेंट में ये बात कहनी पड़ी। जो हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल है, जो हमारे अखराजात हैं, जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट रन की जाती है और जिस तरीके से हमारे इस्टेब्लिशमेंट के अखराजात हैं, उसमें तो कमी होनी चाहिए। हो ये रहा है कि जिस तरह हम अपने अखराजात को जो गवर्नमेंट है वो कम करना नहीं चाहती, जब फिर इसके बाद IMF के पास ये कोई चारा नहीं रहता कि वो कहते हैं ठीक है आप जनरल फिर सेल्स टैक्स में इजाफा करें। होना तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट खुद करे कि जी आपको हमारे बजट डेफिसिट पे जो है वो इत्मीनान है, उसको आपके खदशात हैं, हम अपने अखराजात कम करेंगे। लेकिन वो अपने अखराजात कम करने के बजाय लोगों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत लगा देते हैं। तो उस वजह से यकीनन ये जो डिले हुआ है वो इसी वजह से है कि हम ये रेजिस्ट करते रहे हैं इस खुशफहमी में कि हम IMF से अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन हम इस स्ट्रेटजी में बिल्कुल नाकाम हुए हैं। और अब इस मकाम पे आकर हमें चाहिए था कि बजाय हम कॉस्मेटिक मेजर्स के बजाय हम ये ऐलान करते, न सिर्फ ऐलान करते बल्कि असेंबली में बजट पेश करते कि हम अपने जो अखराजात हैं वो कम कर रहे हैं। इसमें खाली ऐलान करना काफ़ी नहीं है, हमें बजट में बाकायदा जो तरीका है कि हम नेशनल असेंबली के पास जाएं और एक सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पेश करें कि हमने बजट में अखराजात में इतनी कमी कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो जब नहीं होगा तो फिर मुश्किलात तो फिर पैदा होंगी। अच्छा सर, मुख्तसरन ये बताएगा कि अब क्या अगर ये मामला मजीद 2 से 3 हफ्ते लटक जाता है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन है, अब तो चाइना से तो $700 मिलियन एक बैंक से हमें मिल गए हैं, लेकिन ये कब तक हम ये ऐसी सिचुएशन को सस्टेन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो सस्टेन नहीं कर सकते। ये नौबत आएगी कि हमें जो अपने डेट्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि अगर हमें उनको 10 साल में अदायगी करनी है तो हम ये कहेंगे कि भाई क्या हम इनकी अदायगी 15 साल में कर सकते हैं, और इस तरह से। तो उसके लिए भी हम ज़रा, असल में मसला यही है कि हम इक़दाम तो ले रहे हैं लेकिन बहुत देर से ले रहे हैं, और ये जो डिले है दैट हैज़ प्रूव टू बी वेरी वेरी कॉस्टली। और अभी भी जो है, अगर हम तो अब फरवरी का महीना तो चला ही गया, तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा चंद हफ्ते 2-3 हफ्तों में भी पूरी बात जो है हो पाएगी इस तरह से कि हम वो अपने बोर्ड से अप्रूवल ले लें और हमें ट्रांच मिल जाए। इसलिए कि अभी भी चंद अहम नुकात पे डिसएग्रीमेंट जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ पाया जाता है। तो जब तक एग्रीमेंट नहीं होता, ये कहना मेरे ख्याल से क़ब्ल वक्त होगा कि क्या होगा, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द एग्रीमेंट करें, और एग्रीमेंट नहीं होता है तो फिर तो सूरत हाल के बारे में कुछ कहना हतमी तौर पे बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हालात मुश्किल तरफ ही जा सकते हैं अगर एग्री हुआ। यूसुफ नजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा
वेलकम बैक नाज़रीन। एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी खबर, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की 130 साल तारीख में पहली मरतबा एक खातून वकील सबाहत रिजवी जो है वो सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में एडवोकेट सबाहत रिजवी ने 4310 वोट हासिल किए, जबकि इनके मुखालिफ उम्मीदवार मियां इरफान ने 3700 और कादिर बख्श चाल ने 2600 वोट हासिल किए। सबाहत रिजवी को वकला के मुख्तलिफ धड़ों की हिमायत हासिल थी। इससे पहले 2010 में आसमा जहांगीर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पहली खातून सदर जो हैं वो मुंतखब हुई थी। अब ये बैरियर तोड़ दिया गया है और जिस तरह मैंने कहा बड़ी अच्छी खबर है। और हमारे साथ इस वक्त सबाहत रिजवी साहिबा खुद मौजूद हैं। सबाहत साहिबा, पहले तो मैनी कॉन्ग्रेस एक अच्छी खबर है, मजबूत खबर है। एक ऐसे माशरे में जहां पर खवातीन उस तरह से आगे नहीं आ सकती, उनमें एक बड़ा किरदार हम मर्दों का भी है कि हम चाहते ही नहीं है कि आप ऊपर आए। कैसा एक तो आपको महसूस हो रहा है, दूसरा ये सुनना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स कि वो क्या रुकावटें थी कि इट टुक 130 ईयर्स फॉर यू टू कम और एक खातून जो है वो सेक्रेटरी मुंतखब हो जाए। जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एक्नॉलेजमेंट। जी, बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये हमारा मुआशरा भी और हमारी सोसाइटी और सबसे बड़ी बात हमारा प्रोफेशन बड़ा मेल डोमिनेटेड है। और यही एक मेन रीज़न है कि ख़वातीन में से कुछ दोस्तों ने ट्राई भी किया लेकिन दे कुड नॉट सक्सीड। और ये एक टैबू था कि जो हाई कोर्ट बार की सेक्रेटरी कोई खातून नहीं बन सकती, ये मर्दों के लिए सीट है और इट इज़ मेंट फॉर मैन। औरत इसके लिए एलिजिबल नहीं है और वो शी कैन नॉट हैंडल दिस सीट। सो वो बड़ा मुश्किल था ब्रेक करना और बड़ी रुकावटें थी उसमें। मैं समझती हूँ कि मैंने यानी एक जंग है जो मैंने लड़ी है और उस जंग का आगाज़ मेरे अपने घर से हुआ। मेरे बहुत करीबी लोगों ने इस बात को पे बहुत रेजिस्ट किया और उन्हें कहा कि तुम यू हैव गॉन मैड कि तुम इलेक्शन लड़ी हो सेक्रेटरी के लिए, ये तो मर्दों की सीट है, अभी भी तो इसके ऊपर लड़ ही नहीं सकती, तो तुमने कैसे ये सोच दिया तुम फाइनेंस सेक्रेटरी पे लड़ लो या वीपी पे लड़ लो, ये कंपैरेटिवली आसान सीटें हैं और इस पे औरतों ने कुछ करना नहीं होता तो तुम वो कर लो। सो मैंने उनको कहा कि अगर मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है तो मैं सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ूंगी एंड आई वांट टू ब्रेक दैट बैरियर। अच्छा, मुझे इस बात ये बताएगा, एक तो जिस तरह आपने कहा कि घर से ही आपको मतलब ये है कि एक रेजिस्टेंस और ये आपको हुई, लेकिन इसके अलावा मतलब बार में, कोर्ट्स में, मुख्तलिफ वकला में क्या आपको कहा गया कि यार आप क्या हो गया आपको? ये जो आपको मैं घर की बात कर रही हूँ ना, ये घर में अपने घर की बात नहीं करी, मेरे घर वाले, मैं अपनी फैमिली की बात नहीं करी, मैं अपने बिल्कुल क्लोज कुलीग्स की बात करी हूँ जिनके साथ मैंने बड़े सालों से प्रैक्टिस की, जिनके साथ मेरी एक तरह की ग्रुपिंग थी, जिनके साथ मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स की। उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि मुझे वहां से ये यानी फेस करनी पड़ी रिजेंटमेंट और सारा कुछ। मेरे अपने घर से मुझे मुकम्मल सपोर्ट थी, मेरी फैमिली वाज विद मी और दे आर स्टिल विद मी। और दूसरी बात आपने क्या पूछी है? जी, मैं ये कह रहा था कि इसके अलावा क्या बैरियर्स थे, मतलब अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, कुछ का ये भी ख्याल होगा कि इसके अलावा बैरियर्स। हाँ जी, ये बिल्कुल ये सबसे बड़ा बैरियर था कि ये खातून है और ये लगी हुई है, लड़ रही है, इसने कौन सा जीतना है, ये तो सीट बीवियों की है ही नहीं, इसके लिए मर्दों ने मतलब मर्द कम्पीट कर सकते हैं और वही जीत सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बैरियर ये था। फिर और एज अ वुमन देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स, देयर वर सो मेनी इश्यूज कि जिन जगहों पे मैं जाती थी वहाँ पूरा पंजाब है, 94 बार्स थी, तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार्स, जिसमें आई हैव टू ट्रेवल देयर एंड मीट एवरीवन एंड रिक्वेस्ट एवरीवन फॉर वोट। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे मुझे यानी ये भी फेस करना पड़ा कि जाके किसी और सीट के लिए यानी मैं करूँ कंटेस्ट। बहुत सारे लोगों ने इस बात को बड़ा एनकरेज किया और बड़ा वेलकम किया और बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया कि तुमने बहुत बहादुरी का डिसीजन लिया है दैट यू आर कंटेस्टिंग इलेक्शन। सो मैं कहने का मतलब है कि देयर आर मेनी हर्डल्स। ये मैं समझती हूँ कि फ्यू मिनट्स में आई कैन नॉट एक्सप्लेन दोज हर्डल्स। अच्छा, मुझे सब बात आखिर में बताइएगा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं ये जो आप फीडबैक लेफ्ट राइट से, खुसूसन
क्लोज फ्रेंड्स और लॉयर्स और उनसे कि जी आप कंटेस्ट ना करें, फिर आप कैंपेन्स पे जा रही हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और उसमें, और वहां पे भी आपको ये कि यार ये तो मर्दों की सीट है, आप क्या कर रही हैं? क्या आपके जहन में कहीं ये था कि मैं जीत नहीं पाऊंगी, ये बड़ा मुश्किल है? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। मैंने पहले दिन जब इलेक्शन शुरू किया है, आई नो दैट आई विल विन एंड आई हैव डिसाइडेड दैट मैं ये इलेक्शन जीतने के लिए लड़ रही हूँ और मैंने जीतना है। सो मेरे एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं नहीं जीतूंगी। मैंने इलेक्शन शुरू ही इसलिए किया था जब मेरे अंदर से ये आवाज आई थी दैट आई विल विन दिस इलेक्शन। और आप जीत भी गई। बिग वेल डन एंड वी होप कि अब आप अपनी परफॉर्मेंस से उन सबको ये साबित करेंगी कि खातून और मर्द में कोई फर्क नहीं होता, लॉयर अच्छा होता है, बुरा होता है, मर्द और खातून में ये नहीं करना चाहिए कि मर्द लॉयर ये खातून लॉयर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सबात रिबा। नाज़रीन, हमने देखा ये कि जब भी इंडिया के इलेक्शंस करीब आते हैं तो खुसूसन पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ा दी जाती है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए जाते हैं, मीडिया के जरिए इंडियन अवाम को गुमराह किया जाता है। लेकिन ऐसे इकदाम की वजह से इंडियन सोसाइटी में खतरनाक इंतहा पसंदी जो है वो काफ़ी मतलब खतरनाक हदों तक छू चुकी है। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के रुझान को तशवीश से निगाह से देख रही है। फरवरी 2019 में भी इंडिया ने ऐसे ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्लान बनाया जिसको हमारी खुफिया एजेंसियों ने बर वक्त नाकाम करके सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे को दुनिया के सामने बेनकाब किया। ऐसे भोंडे जो इकदाम हैं वो दो एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा करती हैं जिसके नताइज यकीनी तौर पर तबाहकुन हो सकते हैं। बेशक पाकिस्तान ने फरवरी 2019 में एक इंतहाई जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया। कैसे दिया कि हमने इंडियन पायलट अभिनंदन को चाय पिलाकर महफूज तरीके से इंडिया वापस कर दिया था और उससे यह तासुर मजबूत हुआ कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए।